आपने यहाँ पे असल में कमाया है वो सिर्फ 1% है। और ये एक सिंपल तरीका है रियल रिटर्न को समझने का। अ, जो यूएस में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है वो इसको ऐसे डिफाइन करता है कि एक्चुअली में आपको ना ही सिर्फ इन्फ्लेशन को पर टैक्सेस को भी बीच में जोड़ लेना चाहिए और फिर अपने रियल रिटर्न्स को कैलकुलेट करना चाहिए। और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए अगर हम देखें दीपाली जी, तो रियल रिटर्न को नजर में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज चाहे बच्चों की पढ़ाई का गोल हो, चाहे रिटायरमेंट का गोल हो, जब हम 10 15 20 साल की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारा अमाउंट है जो हमें उस टाइम पे चाहिए होगा उस गोल को पूरा करने के लिए, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हमारा जो निवेश है वो ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए जहां पे हम ना ही सिर्फ उस इन्फ्लेशन को मैच करें, बिकॉज मैच करने से भी हमारी पैसे में बढ़ोतरी नहीं हुई है, अब उस इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। यानी कि यहाँ पे हमारी रियल रिटर्न की इम्पोर्टेंस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, और उसको ध्यान में रख के ही एसेट क्लास और प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रवीण ने हालांकि कह सकते हैं सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉन्गर टर्म के लिए क्या इन्वेस्टमेंट टूल्स आप चुन रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। और रियल रेट ऑफ रिटर्न को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो वैल्यू 10 रुपए की अब से कई साल पहले होती थी वो आज नहीं है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई क्योंकि बढ़ती रहती है, तो जो रकम आज आपको जरूरत है हो सकता है अब से 10 साल बाद ज्यादा रकम चाहिए हो उसी गोल को पूरा करने के लिए। तो उस बात को ध्यान में रखें। आज आप 50 लाख का या 1 करोड़ का टारगेट लेकर चलते हैं आज के हिसाब से, तो ध्यान रखें कि अब से 10 साल बाद 20 साल बाद शायद जिस गोल की आज आप बात कर रहे हैं उसके लिए आपको ज्यादा रकम की जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से ये प्लानिंग आपको करनी होती है। बाकी योर मनी तो है ही आपकी मदद करने के लिए। कोई सवाल हो, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप बेझिझक अपने सवाल भेज सकते हैं। सागर हमारे साथ मौजूद हैं गोवा से। पहले कॉलर सागर, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम। मेरे म्यूचुअल फंड में पांच फंड मेरे म्यूचुअल फंड में 5 फंड है, जो है U10 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप, एसपीएस स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको लार्ज कैप और एक्सिस मिड कैप। और मेरा टोटल जो सिप अमाउंट है वो 5130 है। ओके। और कितना टाइम हो चुका है आपको ये सिप स्टार्ट कर रहे हुए? लगभग 9 महीने, अभी मैंने वो शुरू किया है। ओके। तो रिसेंटली इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जिसमें पारस्परिक फ्लेक्सी कैप में तो सीधे 10,000 इन्होंने डाले हैं। बाकी इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप है, ब्लू चिप है, मिड कैप, वहां पर 500 से लेकर 1200 1300 ये एसआईपी अमाउंट इनका चल रहा है। क्या सजेशन रहेगा प्रॉब्लम इनके पोर्टफोलियो पर आपकी ओर से? जी, सागर जी का जो एसआईपी अमाउंट है वो एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 5,130 रुपए। ज्यादातर हम दीपाली जी बड़े राउंडेड फिगर्स देखते हैं, तो इनका जो ये अमाउंट है ये इनको अगर ये 30 साल अपनी इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं तो 11% की ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे 1.6 करोड़ दे सकता है। पर इनका लक्ष्य अगले 30 साल में 4 करोड़ जमा करना है, जिसके लिए इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को 8,500 से बढ़ाने की जरूरत है। तो इनको अपना एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना होगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो इनने 4 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जैसे अभी आपने दीपाली जी बोला कि इन्फ्लेशन का एक रोल जो है किसी भी निवेशक के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं इनको बताना चाहूंगी कि अगर 6% की हम इन्फ्लेशन लेके चलते हैं तो वो 4 करोड़ जो इनको मिलेगा वो आज के 70 लाख के बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग वैल्यू। मतलब उसकी जो खरीदने की क्षमता होगी वो आज के 70 लाख के बराबर होगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने गोल की रीसेटिंग आप जरूर करते रहिए। अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपका फ्यूचर में अपना टारगेट को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। जो इनका पोर्टफोलियो है काफी ठीक है। इनने यूटीआई का एक इंडेक्स फंड उठाया है, पराग पारेख एक लार्ज कैप टिल्टेड फ्लेक्सी कैप है। मेरे ख्याल से यहाँ दीपाली जी जो इनका एक लार्ज कैप फंड इनने कैनरा रोबेको का उठाया है और एक्सिस मिड कैप, इन दोनों को ये एग्जिट कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत लंबी अवधि का निवेश है तो मैं ये सजेशन दूंगी कि मिड कैप के लिए 150 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर ले, इन दोनों के अमाउंट को मिला के जो 1700-1800 रुपए बनेगा।
और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाएं, बिकॉज अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इनको अपना अमाउंट इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, आपके गोल को लेकर। चलिए एक और कॉलर से बात करेंगे। प्रवीण है हमारे साथ। प्रवीण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। इनफैक्ट ईमेल के थ्रू इन्होंने ये सवाल भेजा है, सवाल ले लेते हैं। 38 साल इनकी उम्र है, फिलहाल 4,500 की इनकी SIP चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 1,80,000 के आसपास है। गोल है इनका 12 ईयर्स में 1 करोड़ का, और SIP रकम में हर साल 10% की बढ़ोतरी करेंगे। ये इनका ये स्ट्रैटेजी इन्होंने तैयार की है। पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं। क्विकली इनका पोर्टफोलियो देखें तो मेरे ऐसे टैक्स सेवर में 2,500 रुपये महीना डाल रहे हैं, और SBI स्मॉल कैप में 2,000। तो बताइए इनके गोल और इनके छोटे से पोर्टफोलियो पर आपकी राय। पोर्टफोलियो बहुत सिंपल है दिवाली जी, सो इट्स अ वेरी क्लीन पोर्टफोलियो। एक मिड कैप फंड को यहाँ पे ऐड करने का डेफिनेटली स्कोप बनता है। मेरा टैक्स सेवर को मैं एक लार्ज कैप प्रॉक्सी की तरह ले रही हूँ, बिकॉज इसका 70-80% लार्ज कैप की तरफ है, तो इसको हम एक लार्ज कैप फंड की तरह यूज कर सकते हैं। साथ में उनकी टैक्स सेविंग हो रही है, तो एक मिड कैप को यहाँ पे जोड़ लें। जो इनका SIP अमाउंट है उसके साथ ही अपनी स्टेप अप भी करेंगे, वो भी बहुत अच्छी चीज है। बट स्टेप अप के बावजूद भी ये करीबन 22 लाख ही इकट्ठा कर पाएंगे अगले 12 साल में 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स को अगर हम लेके चलें। और अगर प्रवीण जी 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो उनको 14,000 से अपनी SIP बेसिकली रखने की जरूरत है, और जिसको वो थोड़ा सा उस पे भी स्टेप अप आगे 3,000 का लेके चलेंगे तो ही ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा। बिकॉज इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। या तो अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को आगे खींचे, 15 से 18 साल करें, तो थोड़ी कम रकम से भी मुमकिन हो जाएगा। ओके, तो चलिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। मिड कैप फंड की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में, बाकी इन्वेस्टेड रहिए, और रकम बढ़ानी होगी आपको। 14,000 के आसपास के SIP करेंगे तो ही अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवाल लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। ना इधर ना उधर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं DLF की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको DLF ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का IPO आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा IPO के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस DLF सिटी में आने वाली थी, और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, IBM, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट DLF से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी। 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे, और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था। तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी, और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।
डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब $15 करोड़ का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब $2.25 लाख करोड़, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है। इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है। कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज डू यू नो में हम बातचीत करेंगे देश के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर यानी कि अमूल के बारे में। दरअसल अमूल जो है वो एक डोमिनेंट प्लेयर है मिल्क स्पेस में। ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात किया तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से इसका एक फुल फॉर्म बनता है। अमूल जो कि करीब करीब 85% मार्केट शेयर रखता है बटर स्पेस में और करीब करीब 60 से 65% मार्केट शेयर रखता है चीज स्पेस में। इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में पहले तो अमूल गर्ल जो कि इनका एक एडवर्टीजमेंट आइकन है, 57 साल उसकी उम्र है और करीब करीब 1966 से ये जो पूरा कैंपेन था वो लॉन्च हुआ था। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स की अगर बात की जाए अमूल से रिलेटेड तो करीब करीब रोजाना 4.46 करोड़ लीटर ये मिल्क जो है वो प्रोक्योर करते हैं। और इस प्रोक्योरमेंट को अगर फर्दर डाइसेक्ट किया जाए तो रफली 31,000 लीटर पर मिनट यानी करीब करीब 516 लीटर मिल्क पर सेकेंड ये प्रोक्योर करते हैं। तो इस तरह का मेगा साइज अमूल का है, इसीलिए इस तरह की मेगा डोमिनेंस ये कंपनी पूरे स्पेस के अंदर रखती हुई है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अमूल से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आप देख रहे हैं योर मनी और प्रॉब्लम वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, हाँ मेरा ये सवाल था। गौरव क्या सवाल? हेलो, आप क्या मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, मेरी आवाज बिल्कुल गौरव, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा 10,000 पर मंथली का मेरा ये SIP है और मुझे वो 15 साल के लिए करना है। तो मुझे कुछ ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा टारगेट है कुछ 50 लाख से 1 CR तक। तो क्या ये पॉसिबल है? ओके, तो ये बिगनर है, 15 to 20 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं। 12,000 से इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। गोल भी इन्होंने डिफाइन कर लिया है 15 to 20 इयर्स में। तो प्रॉब्लम प्लीज हेल्प कीजिए इनकी, कैसा बनाइए पोर्टफोलियो। 12,000 से अगर दीपाली जी शुरुआत कर सकते हैं तो 10 साल में करीबन 26 लाख जमा कर लेंगे। पर क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं शुरू कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली सलाह दूंगी कि 15 साल का एक बेसिक लक्ष्य लेके चले, बिकॉज जितनी लंबी टाइम पीरियड के लिए हम इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है स्टॉक मार्केट्स में। तो करीबन 55 लाख तक ये अमाउंट एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड में, अगर हम 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे चलें। और पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए मेरे ख्याल से एक सिंपल स्ट्रैटेजी से चलें। निफ्टी 50 का एक लार्ज कैप हो जाएगा इनका रिप्रेजेंटेशन, एक मिड कैप 150 इनको मिड कैप स्पेस का दे देगा पूरा जो एक एक्सपोजर है, और उसके साथ एक मल्टी कैप फंड को जोड़ लें। तो 3 फंड्स के साथ शुरुआत करें, इक्वल प्रोपोर्शन में कर सकते हैं 4,000 और इन 3 फंड्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें। पर मेरे ख्याल से जितना लंबे समय तक बने रहेंगे उतना अच्छा है। और जब मार्केट नीचे जाए तो घबरा के पैसा ना निकालें, बिकॉज नए निवेशक हैं तो थोड़ा सा तब डेफिनेटली पेशेंस और ब्रेवरी के साथ काम करें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया आपके पोर्टफोलियो को लेकर। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। इंडेक्स फंड, एक मिड कैप फंड, इन्हें मिलाकर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और जैसे प्रबली ने सजेशन दिया है उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के साथ। तो मल्टी कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड, इनको मिलाकर आप
आगे अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करें। चलिए एक सवाल लेंगे महेश माने का। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को लेकर एक राय आपके लेना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि 25 लाख रुपीज़ इनके पास लमसम है, जानना चाहते हैं कि 25 लाख रुपए का जो लमसम रकम है ये किस फंड में इन्वेस्ट करूं, और साथ ही ये 25 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 30,000 की मंथली इनकम चाहते हैं, तो कैसे ये स्ट्रैटेजी बनाए इस इन्वेस्टमेंट्स और विड्रॉल को लेकर, बताइए। दीपाली जी, जब हम लोग सिस्टमैटिक विड्रॉल करते हैं तब हम किसी ऐसे फंड में डालने की कोशिश करते हैं जहां पे हमें इक्विटी का एक्सपोजर भी हो बट वॉलेटिलिटी कम हो। तो इस टाइप के एसडब्ल्यूपी को करने के लिए जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की कैटेगरी है, जिसको हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी बोलते हैं, वो एक डिसेंट ऑप्शन बनता है। और वहां पे अगर हम कैटेगरी रिटर्न्स को देखें तो 5-10 साल के दौरान करीबन आप एक एवरेज 10 टू अराउंड 10% आप रिटर्न्स लेके चल सकते हैं। 9 to 11% की रेंज में होता है। तो हम एक कैटेगरी को के हिसाब से 10% मान के चलते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो सकती हैं। पर यहाँ पे जिस तरीके का इन्हें लक्ष्य अपने लिए रखा है कि ये 30,000 रुपए महीना निकालना चाहते हैं, वो थोड़ा हायर साइड पे है। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं दीपाली जी कि आपका जो निवेश जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो डेप्रिशिएट ना हो, आप थोड़ा थोड़ा रकम निकालें और साथ में उसको ग्रोथ मिल रही हो। तो यहाँ पे 5% से ज्यादा का विड्रॉल रेट ना रखें, और अगर 5% का विड्रॉल रेट पे सेट करेंगे तो उससे करीबन 10,000 महीने की इनको एक कैश फ्लो जनरेट हो सकती है। उससे ज्यादा करने से मेरे ख्याल से ये अपने फंड को डिप्लीट करेंगे इनिशियली, और ग्रोथ में वहां पे मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल से एक रियलिस्टिक 5% के हिसाब से एसडब्ल्यूपी को अपना सेटअप करें। चलिए, तो सलाह आपको दी गई है कैसे बनानी है स्ट्रैटेजी और कैसे आपको आगे बढ़ना है एसडब्ल्यूपी को लेकर। हाँ, जो आप गोल लेकर चल रहे हैं 25,000 30,000 का, वो ना करके 10,000 की मंथली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान फिर भी संभव है। एक और सवाल लेंगे। राहुल शर्मा का सवाल है, ईमेल के थ्रू इन्होंने भेजा है। 31 साल इनकी उम्र है, फिलहाल 21,000 की इनकी एसआईपी चल रही है और जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 8,33,000 के आसपास की है। गोल है इनका 10 ईयर्स में 2 करोड़ का। अब एक बार फंड भी दिखा देते हैं इनके कहाँ कहाँ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 8 लाख का कॉर्पस ऑल इन्होंने इस पोर्टफोलियो से एक्यूमुलेट कर लिया है। तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में 7,000 रुपए महीना, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में 2,000, एचएसबीसी वैल्यू फंड में 2,000, कोटक फ्लेक्सी कैप में 2,000 डाल रहे हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ के फ्लेक्सी फोकस्ड इक्विटी फंड में 2,000, आदित्य बिरला के फ्रंटलाइन इक्विटी में 2,000, डीएसपी स्मॉल कैप में 2,000 और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 2,000। बताइए प्रबलीन, इनका पोर्टफोलियो कैसा है? 21,000 की एसआईपी, 8 लाख का वैल्यू, 2 करोड़ का टारगेट। 2 करोड़ का टारगेट दीपाली जी 10 साल में काफी स्टीप है। इसके लिए ओवरऑल अगर हम देखें तो वैसे किसी भी निवेशक को करीबन 90,000 रुपए महीना डालने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनकी 8 लाख की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर राहुल जी 80,000 तक महीना डालेंगे तो भी ये लक्ष्य संभव है। पर 10,000 साल का जो बहुत टाइट इनका मेरे ख्याल से टाइमलाइन इन्होंने चुनी है और 2 करोड़ स्टीप हो जाता है। तो मैं डेफिनेटली सजेशन दूंगी कि अपने इस इन्वेस्टमेंट होराइजन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो इनके फंड्स हैं वो मोटे तौर पे ठीक हैं, पर इनके पास 2 वैल्यू फंड्स हैं, उनकी जरूरत नहीं है। तो एचएसबीसी वैल्यू से निकल के ये आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में ही चाहे अपने पूरे 4,000 डाल दें तो एक वैल्यू फंड को कंटिन्यू कर लें। ऐसे ही 2 फोकस्ड फंड की जरूरत नहीं है, एसबीआई फोकस्ड को कंटिन्यू कर लें। और साथ में जो पैसा इनका आदित्य बिरला के फोकस्ड फंड में जा रहा है, मेरे ख्याल से उससे एक मिड कैप फंड को ऐड करिए। मिड कैप फंड मिसिंग है इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो से, और अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को थोड़ा लंबा करें, वरना इस लक्ष्य को पूरा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओके, चलिए, तो आप अपनी जो होराइजन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको बढ़ाइए। अदरवाइज आपको 44,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी 2 करोड़ के टारगेट के लिए। तो आप या तो स्टेप अप करते रहिए या फिर अपने गोल होराइजन को बढ़ा लीजिए, ड्यूरेशन को बढ़ा लीजिए, तब आप अपने सेट गोल को हासिल कर सकेंगे। लेकिन चलिए अब बात करते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स की, उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से। तो प्रबलीन बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी? पहला है दीपाली जी कोटक का मल्टी कैप फंड। ये उनके सीआईओ जो हर्ष उपाध्याय जी हैं वो मैनेज कर रहे हैं। 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में जाएगा ही इसमें, और बाकी जो 25% का एलोकेशन है वो फंड मैनेजर की अपनी चॉइस पे रहता है, डिस्क्रिशन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। सेकंड मेरी एक चॉइस होगी एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड।
ये दिनेश बालाकृष्णन जी मैनेज करते हैं एंड एक वैल्यू अप्रोच के साथ इस फंड को मैनेज किया जाता है। आई थिंक ये भी एक डिसेंट फंड है और इसने अगर हम जब से ये इसका इंसेप्शन है तब से निफ्टी के कंपैरिजन में डाउनसाइड को बचाया है। थर्ड है आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड। मेरे ख्याल से जो नई टैक्स रिजीम में चेंज आया है उसके चलते जो मल्टी एसेट कैटेगरी है मेरे ख्याल से उसका रोल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में बढ़ सकता है। तो यहाँ आईसीआईसीआई का ये फंड देख सकते हैं इन्वेस्टर्स। और क्योंकि टैक्स सेविंग का सीजन चल रहा है तो चौथी जो मेरी पसंद होगी वो एक टैक्स सेवर फंड है जो पराग पारेख का है। इट्स अ नाइसली मैनेज्ड फंड, 3 साल कंप्लीट कर चुका है और एक क्रेडिबल फंड हाउस द्वारा ये फंड मैनेज किया जाता है। तो इस फंड को इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। तो कोटक मल्टी कैप, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट और पराग पारेख टैक्स सेवर, ये हैं प्रबलीन की चॉइसेस। इन 4 फंड्स को मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया प्रबलीन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को सुलझाने के लिए, हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार। चाचू आज मैं पायलट हूँ बिकॉज यू बिलीव्ड इन मी। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी के बारे में। दरअसल डोमिनोज आज हमारा टॉपिक है और डोमिनोज के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस कंपनी की शुरुआत 1960 में
टॉम और जेम्स मोनेगन के नाम से के जो दो भाई थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और दरअसल उन्होंने एक रेस्टोरेंट खरीदने के बाद इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम जो था वो डोमिनिक था, लेकिन बाद में एक डिलीवरी पार्टनर के कहने पर उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया और डोमिनोज के तौर पे इसका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दो पार्टनर थे टॉम और जेम्स, उनमें से 8 महीने के बाद ही जेम्स साहब ने अपना एक कारोबार या अपने कारोबार का हिस्सा जो है वो एक ओल्ड या पुरानी फोक्सवैगन बीटल के बदले में टॉम साहब को बेच दिया, क्योंकि वो अपने बाकी कारोबार पे, जो कि वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उसके अंदर फोकस करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि वो रेस्टोरेंट कारोबार में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए टॉम साहब को उन्होंने पूरी कंपनी का अपना हिस्सा बेच दिया। और आप उसके बाद देखिए रही टॉम साहब ने किस तरह से इस कारोबार को इतना बड़ा किया है। 30 साल तक डोमिनोज महज 2 तरह के 2 साइजेस के पिज्जाज को डिलीवर करता था, जिसमें 11 टॉपिंग और उसके अलावा एक सॉफ्ट ड्रिंक कोला कंपनी ऑफर करती रही है। ये 30 साल तक का हिस्सा रहा, लेकिन विद टाइम कंपनी ने एक बड़ा इवोल्यूशन दिया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, कंपनी पहले दिन से ही सिर्फ डिलीवरी के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि जो कंपनी की शुरुआती रेस्टोरेंट थे वहां पर बैठने की इतनी जगह नहीं होती, तो उन्होंने कहा चलो डिलीवरी से शुरू करते हैं। और धीरे धीरे करके कंपनी का कोर कारोबार ही अब डिलीवरी के तौर पर बदलता हुआ दिखाई पड़ा है। और कंपनी के लोगों में आपने अक्सर 3 डॉट्स देखे होंगे। दरअसल वो 3 डॉट जो थे वो कंपनी के पहले 3 रेस्टोरेंट को सिंबलाइज करते हैं। हालांकि कंपनी की मैनेजमेंट ये चाहती थी वो धीरे धीरे इसको और बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह से स्टोर एक्सपेंशन हुआ उनका लोगो छोटा पड़ गया, इसलिए उन्होंने शुरू 3 ही डॉट के साथ अपने लोगों को कंटिन्यू किया। उसके अलावा इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है डोमिनोज के लिए। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा डोमिनोज के स्टोर आपको दिखाई पड़ेंगे। करीब 6,500 के आसपास स्टोर अमेरिका में है और करीब 1700 1750 के आसपास के स्टोर आपको भारत में दिखाई पड़ेंगे। डोमिनोज करीब 1 मिलियन पिज्जास पर डे डिलीवर करता है, यानी करीब 10 लाख पिज्जा जो है वो डोमिनोज पर डे डिलीवर करता है। और अगर ऑन एन एवरेज करीब 30 लाख पिज्जा जो है वो डोमिनोज दुनिया भर में हर रोज बेचता है। तो इससे अंदाजा लगा ले किस तरह का लार्ज स्केल इस कंपनी के कामकाज का है। और जो डोमिनोज के डिलीवरी बॉय आपको अक्सर आसपास दिखते होंगे, अगर उनको जोड़ लिया जाए कि कितना ट्रैवल वो करते हैं, तो करीब भारत से लेकर या फिर दुनिया से लेकर अर्थ से लेके मून तक के 14 चक्कर वो काट चुके हैं। इस तरह की डिलीवरी वर्ल्ड वाइड वो सभी पार्टनर्स मिलकर करते हैं। 2009 में एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था। टेक्निकल ग्लिच मतलब तकनीकी खराबी के चलते डोमिनोज ने करीब 11,000 फ्री पिज्जा बांट दिए थे। जब तक वो रियलाइज करते तब तक ये पिज्जा बढ़ चुके थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि न्यू ईयर ईव और हैलोवीन ईव 2 ऐसे दिन होते हैं जबकि डोमिनोज की बिक्री सबसे ज्यादा होती है यूएस मार्केट में। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी डोमिनोज के बारे में आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है फेविकोल, दरअसल वो एक विदेशी प्रोडक्ट मोबिकोल के नाम पर इंस्पायर्ड है। नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दवा की क्वालिटी पर सरकार सख्त, स्पेशल ड्राइव में 76 फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई, 18 के लाइसेंस रद्द और 26 को नोटिस जारी। पीएफ में जमा रकम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। 2022-23 के लिए ईपीएफओ ने ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, 8.1% से बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा।
पैन आधार लिंक करने के लिए मिला 30 जून तक का वक्त। लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। इधर म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन 30 सितंबर तक करने का मौका। फाइनेंस निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज भी गिरावट। सेंसेक्स 40, निफ्टी 34 अंक गिरकर बंद। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत 3 को उम्र कैद। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों को बड़ी राहत। एमबीबीएस फाइनल देने के लिए भारत में मिलेगा एक चांस। 2 साल की इंटर्नशिप भी जरूरी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। रिलायंस जियो ने देश का सबसे सस्ता लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान किया लॉन्च। केवल 198 रुपए प्रति महीने पर मिलेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट। 32 रुपए देकर 100 एमबीपीएस तक बढ़ेगी स्पीड। तो अब आपको सीधा लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां बीजेपी के नए रेजिडेंशियल परिसर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और मोदी सरकार के आने के बाद जो बीजेपी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, खास करके बिल्डिंग्स के तौर पर उसमें खासा इजाफा आपने देखा होगा। दिल्ली में बीजेपी का नया हेडक्वार्टर बना था, उसी कड़ी में ये एक नई बिल्डिंग बीजेपी की, जिसमें कन्वेंशन हॉल के अलावा रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस है, जहां पर जो अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स बीजेपी के आते हैं अपने पार्टी के काम से दिल्ली में, तो उन तमाम लोगों को ठहरने की भी व्यवस्था होगी। आज इस जगह का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब से थोड़ी देर में वहां इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा। और ख़ास तरीके से तैयार किया गया ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि एक ऑडिटोरियम होगा। और ये बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है पंडित दीनदयाल मार्ग पर, उस हेडक्वार्टर के ठीक सामने इसे बनाया गया है। और इसमें कई पार्टी के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको भी जगह दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर एक संबोधन भी करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नई दिल्ली से, जहाँ बीजेपी के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक संबोधन भी करेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली में मंटो रोड के पास। और यहाँ ऐसी सुविधा रखी गई है कि जो बड़े लीडर्स पार्टी के आते हैं दिल्ली अलग अलग राज्यों से, उनके ठहरने की व्यवस्था होगी। साथ ही एक बड़ा कन्वेंशन हॉल है जहाँ पर बड़ी जो पार्टी की सभाएं हैं वो आयोजित की जा सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जो मीटिंग्स होती हैं उसमें। और रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस का भी इसमें प्रावधान होगा। दिल्ली का स्टेट ऑफिस भी आज उसके लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा इसी लोकेशन में, दीनदयाल मार्ग में। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है।
ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एक बड़ा ऑडिटोरियम और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिसका उद्घाटन आज होना है। यहाँ प्रधानमंत्री का एक संबोधन भी होना है और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस का भी एक कार्यक्रम है जहां वो लाल किले से टाउन हॉल तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले हैं। और इधर ये बीजेपी का कार्यक्रम जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बीजेपी की परंपरा के मुताबिक पहले पूजा पाठ और फिर इस नए भवन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में संबोधन करेंगे।